CH41 अनन्या मुसीबत में है। उन्होंने हमें ये सब होने के एक हफ्ते बाद फोन क्यों किया? उन स्कूल वालों की अकल क्या घास चरने चली गई थी? अगर हमें तभी फोन कर दिया होता जब वो लड़की गायब हुई थी, तो कम से कम हम उसे ढूंढ पाते। अब तो हम उसे बचा भी नहीं सकते, वेदांत ने गुस्से में कहा। बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जो अपना नाम बचाने के लिए ऐसी बातें छुपाकर रखते हैं और जब मुसीबत बड़ी हो जाती है तो भागे भागे हंटर्स के पास चले आते हैं, मायरा ने नाराज होकर कहा। सिटी हंटर्स टीम की बातें सुनकर आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। एक लड़की पूरे एक हफ्ते से गायब थी और उसने अनन्या से बात भी नहीं की थी। पूरा एक हफ्ता बीत गया था और आरव के पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे, इसलिए वो दुकान के एक टेलीफोन से अनन्या को फोन किया करता था। पूरे हफ्ते में एक न एक बार अनन्या से उसकी बात जरूर हो जाती थी, लेकिन वो अभी अपने प्रैक्टिकल से वापस आया था और उसके दिमाग में सिर्फ अपने स्टार टूल को अपग्रेड करने की बात चल रही थी। इसलिए वो अनन्या को फोन करना भूल गया था और अब उसे पता चल रहा था कि अनन्या के स्कूल से लड़कियों के गायब होने की खबर आ रही थी। आरव की बड़ी मौसी का घर क्रिस्टलेवल मिडिल स्कूल के पास ही है, इसलिए गर्मियों की छुट्टियों में अनन्या अपना ज्यादातर वक्त स्कूल की लाइब्रेरी में बिताती थी। जैसे ही आरव ने इस बारे में सोचा, उसका दिल धड़क उठा। कहीं मेरी अनन्या तो नहीं? उसने खुद से कहा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आरव ने खुद को समझाया। उसने तुरंत ही वेदांत का फोन लिया और अनन्या का नंबर डायल किया। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ देर बाद प्रयास करें। मशीन की आवाज आई। वक्त के साथ साथ आरव का डर बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने तय किया कि वो खुद मौसी के घर जाकर अनन्या से मिलेगा। मैं आप लोगों से कुछ देर में ही सीधे स्कूल में मिलता हूँ। इतना बोलते ही आरव हेडक्वार्टर से बाहर जाने लगा। अरे अरे रुको तो, ये मेरा फोन ले जाओ, ऐसे में हम तुमसे संपर्क तो कर पाएंगे, वेदांत ने दौड़ते हुए आरव की तरफ अपना फोन फेंकते हुए कहा। अरे भाई, ऐसे कौन अपना फोन फेंकता है? अगर आरव उसे पकड़ नहीं पाता तो? ऋत्विक ने कहा। तुम उसकी टेंशन मत लो यार, चलो अब काम पर लग जाते हैं, नहीं तो कैप्टन हमें तोड़ देंगे, ऋत्विक ने हंसते हुए कहा। जब से आरव को पता चला था कि उसकी छोटी बहन अनन्या के स्कूल में लड़कियां गायब हो रही हैं, उसकी चिंता का कोई ठिकाना नहीं था। वो तुरंत ही हेडक्वार्टर से अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकल गया। अभी वो टैक्सी में ही बैठा हुआ था और अपनी मौसी के घर जाने के रास्ते पर ही था। इस हफ्ते प्रैक्टिकल्स के चलते अनन्या से उसकी बात ही नहीं हो पाई थी, इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो गया था। भाई थोड़ा तेज चलाओ ना, मुझे जल्दी पहुंचना है, आरव ने ड्राइवर से कहा। अगर मैंने इससे ज्यादा तेज चलाया तो पुलिस हमें ओवर स्पीडिंग के लिए रोक लेगी, फिर क्या चालान तुम दोगे? ड्राइवर ने ताना मारते हुए कहा। आरव ड्राइवर की बात सुनकर चुपचाप बैठ गया। वो अनन्या को लेकर बहुत चिंता में था और बस जल्दी से जल्दी अपनी मौसी के घर पहुंचना चाहता था। रास्ते भर उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, जिससे उसका डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आरव अपने पिता को पहले ही खो चुका था, अब वो अपनी बहन को नहीं खोना चाहता था। करीब 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिर उस टैक्सी ड्राइवर ने आरव को उसकी मौसी के घर पहुंचा ही दिया। आरव सीधा भागकर अपनी बहन को ढूंढने लगा और जल्दी जल्दी में उससे टकरा गया। बड़े भाई, मौसी ने तो कहा था कि आप 15 दिन बाद आएंगे, लेकिन आप तो आ गए। अनन्या आरव को देखकर सरप्राइज तो थी ही लेकिन बहुत खुश भी थी, इसलिए वो बस बोले जा रही थी। अनन्या, तुम ठीक हो? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा अनन्या को सही सलामत देखते ही आरव की जान में जान आ गई थी। मतलब मुझे क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अनन्या ने हैरान होकर आरव से पूछा। फोन किया था, तुम्हारा फोन उपलब्ध क्यों नहीं था? पता है मैं कितना परेशान हो गया था, मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल चल रहे थे। आरव की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पास रिचार्ज करने के पैसे नहीं थे, उन पैसों से मैंने कुछ किताबें खरीद ली थी। लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों है भाई? अनन्या ने शर्म से लाल होकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे उसके भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे फोन में खुद रिचार्ज करवा दूंगा, आरव ने प्यार से कहा। आप मेरे फोन का रिचार्ज करवा देंगे? बताइए मुझे, अनन्या ने खुशी से पूछा। हाँ मेरी प्यारी अनन्या, तुम्हारे बड़े भाई को नौकरी मिल गई है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फोन को रिचार्ज किया जाएगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, आरव ने उसे समझाया। अनन्या को सही सलामत अपनी मौसी के घर पाकर आरव की आधी चिंता दूर हो गई थी। अब बस उसे अनन्या से क्रिस्टलेवल मिडिल स्कूल के डरावने कैफेटेरिया के बारे में पता करना था। भाई, आपके प्रैक्टिकल्स कैसे रहे? क्या आपका सामना किसी मैजिकल बीस्ट से हुआ था और आपको कौन सा ग्रेड मिला? बताइए, चुप क्यों है? अनन्या ने आरव से पूछा।
हाँ, मेरा प्रैक्टिकल तो ठीक थी और मुझे मैजिकल बीस्ट भी मिला था। लेकिन तुम वो सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल से एक लड़की गायब हुई है। आरव ने परेशान होकर पूछा। हाँ भाई, अनन्या ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए कहा। इतना ज्यादा डर फैला हुआ है कि मौसी तो मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती और अभी तो स्कूल वालों ने भी हमें कुछ दिनों की छुट्टी दे दी है, अनन्या ने डरते हुए बताया। मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ अनन्या, छोटी से छोटी बात भी बताना। मेरे बगल वाली क्लास की एक लड़की जिसका नाम प्रिया है, वो गायब हो गई है। जिस दिन वो गायब हुई थी, मैं उस दिन लाइब्रेरी में ही थी और उसने जाने से पहले मुझे बताया था कि वो हॉस्टल जा रही है, लेकिन उसके बाद वो मुझे कहीं नहीं मिली। स्कूल के गार्ड्स ने भी उसे बाहर जाते नहीं देखा था। अनन्या ने उसे पूरी बात सुनाई। अनन्या को डरा हुआ देखकर आरव ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और फिर कहा, अनन्या, तुम घबराओ मत और मुझे ये बताओ कि क्या तुम वो आखिरी इंसान थी जिसने गायब होने से पहले उस लड़की प्रिया को देखा था? हाँ भाई, मैंने ही उसे सबसे आखिरी में देखा था और पुलिस कई बार मुझसे इस बारे में सवाल भी कर चुकी है और मैं उन्हें सब कुछ बता भी चुकी हूँ। लेकिन एक बात है, अनन्या ने अपना सिर झुकाकर कहा। क्या बात है अनन्या, मुझे सब कुछ खुलकर बताओ, आरव ने कहा। मैं जब लाइब्रेरी से बाहर आ रही थी तो वहां एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। बिल्कुल वैसी ही बदबू जैसी कैफेटेरिया के कोने से आती है। लेकिन हमारी लाइब्रेरी कैफेटेरिया से बहुत दूर है और भाई, मुझे उस वक्त अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई दूर से देख रहा था। भाई, मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि वहां से भागकर घर आ गई, अनन्या ने कांपती हुई आवाज में कहा। अनन्या की बातें सुनते ही आरव कुछ सोच में पड़ गया था। उसे समझ आ गया था कि अनन्या खतरे के बहुत करीब से गुजर के आई थी। भाई, अगर मैं वहां से इतनी जल्दी नहीं निकलती तो शायद, अनन्या ने कांपती हुई आवाज में कहा। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने जो वहां से जल्दी निकल आई, वरना उस लड़की की जगह तुम भी हो सकती थी। आरव खुश था कि अनन्या सही सलामत थी। लेकिन अनन्या को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो खुश थी, उल्टा वो बेहद परेशान लग रही थी। वो डरावना मॉन्स्टर मुझे पकड़ना चाहता था लेकिन मैं वहां से भाग गई थी। इसलिए वो मॉन्स्टर प्रिया को ले गया। मुझे वहां से भागना नहीं चाहिए था। भाई, मुझे प्रिया को बचाना चाहिए था। ये बोलते बोलते अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अनन्या की यह बात सुनकर आरव हैरान रह गया था। ये लड़की पागल है जो ऐसा सोच रही है, आरव ने मन में कहा। और अगर अनन्या वहां से न निकली होती तो हो सकता था कि उस दिन एक नहीं बल्कि दो लड़कियां स्कूल से गायब हो जाती, और अगर स्कूल में कोई मॉन्स्टर जैसी चीज थी भी तो दो लड़कियां भी मिलकर उसका सामना नहीं कर सकती थी। अनन्या, मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुमने उस लड़की प्रिया को कुछ बताया भी होता तो वो तुम पर भरोसा नहीं करती। तुम हमेशा से बाकी सबसे ज्यादा होशियार रही हो लेकिन तुम चल नहीं सकती। अनन्या, तुमने खुद को ही बचा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। तुम अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, आरव ने उसे प्यार से समझाया। भाई, क्या आपको लगता है कि प्रिया मर चुकी है? हो सकता है। लेकिन अनन्या, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुमसे कह रहा था न कि मुझे नौकरी मिल गई है। मैं सिटी हंटर टीम का ऑफिसर बन गया हूं और हम जल्दी ही इस परेशानी का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। आखिर मैं अपनी अनन्या को खतरे में कैसे रहने दे सकता हूं? आरव ने उसे समझाते हुए कहा। ये बात आरव के दिल से निकली थी। वो हर हाल में अपनी छोटी बहन अनन्या की रक्षा करना चाहता था। असल बात तो ये थी कि अगर आरव सिटी हंटर टीम में शामिल ना भी हुआ होता तो भी यह बात पता चलते ही वो क्रिस्टलेवल मिडिल स्कूल जरूर जाता। आखिर उसकी छोटी बहन अनन्या का सवाल था। उसकी छोटी बहन अनन्या ने पहले ही जिंदगी में बहुत परेशानियां झेली थी, लेकिन अब वो नहीं चाहता था कि उसे किसी भी तरह की तकलीफ हो। अनन्या बहुत ही साफ दिल की लड़की थी। अनन्या, क्या आने वाले कुछ दिनों के लिए तुम मौसी के घर पर ही रहोगी? स्कूल के हॉस्टल में रहने से तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, आरव ने अनन्या की पीठ थपथपाते हुए कहा। ठीक है भाई, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप इस परेशानी का हल जरूर निकालेंगे, अनन्या ने बड़े लगाव के साथ कहा। अरे मेरी प्यारी छुटकी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस परेशानी का हल जरूर निकाल लूंगा। अब खुश हो जाओ, आरव ने कहा। और एक वादा कीजिए, आप जल्दी ही मुझसे मिलने आएंगे। मैं जरूर आऊंगा, अब तो खुश हो जा मेरी प्यारी गुड़िया। आरव की बात सुनते ही अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। भाई, मैं बातों बातों में ये पूछना तो भूल ही गई कि अपने ये मास्क क्यों पहन रखा है, अनन्या ने आरव से पूछा। अरे नहीं, ये तो बस ऐसे ही स्टाइल के लिए पहना है। ये बोलते ही आरव वहां से बाहर भागने लगा। अपनी मौसी के घर से निकलने के बाद आरव सीधे क्रिस्टलेवल मिडिल स्कूल पहुंचा। स्कूलों में सच में इतनी डरावनी घटनाएं हो रही हैं और छोटी छोटी बच्चियों की जान को खतरा है। भले इनके टीचर्स को ये बर्दाश्त हो, लेकिन मुझे नहीं है। मैं आज इस परेशानी का हल निकाल कर ही दम लूंगा। लड़कियों, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा नाइट इन शाइनिंग आर्मर
तुम्हें उस कैफेटेरिया वाले मॉन्स्टर से बचाने आ गया है, आरव ने मन ही मन सोचा। जैसे ही आरव ने गेट खोला, वो सोचने लगा कि सारी लड़कियां उससे कितनी इम्प्रेस होंगी, लेकिन वो भूल चुका था कि कैफेटेरिया में मॉन्स्टर होने के कारण लड़कियों की छुट्टी कर दी गई थी और स्कूल में कोई नहीं था। अरे, स्कूल तो खाली है। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि स्कूल ने उस मॉन्स्टर की वजह से कुछ दिनों के लिए छुट्टियां कर दी थी। मैं भी ना, आरव ने सोचा। तुम यहां मुझसे पहले आ गए। आरव के पीछे से एक लड़की की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो मायरा थी, सिंह फैमिली की एक मेंबर। न जाने ये सिंह फैमिली के लोग मेरा पीछा कब छोड़ेंगे, आरव ने हल्के से कहा। कुछ कहा तुमने? मायरा ने आरव को कुछ बोलते हुए तो सुना था, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी। नहीं नहीं, मैंने कहा चलो काम शुरू करते हैं, आरव ने अपनी बात को छुपाते हुए कहा। क्या तुम्हें कुछ पता चला उस कैफेटेरिया के बारे में या फिर उस गायब हुई लड़की के बारे में? मायरा ने आरव से पूछा। मैंने उस इंसान से पूछताछ की है जिसने आखिरी बार उस लड़की को देखा था। उसने मुझे बताया है कि जहां से वो लड़की गायब हुई थी वहां से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैफेटेरिया से आती है। मुझे लगता है कि हम जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो एक मैजिकल बीस्ट है, और वो कैफेटेरिया में ही रहता है। मुझे लगता है कि इसके पहले जो लड़की गायब हुई थी वो भी इस मैजिकल बीस्ट का ही काम था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन दोनों लड़कियों की मौत हो चुकी है, आरव ने अपने इमेजिनरी चश्मे को ठीक करते हुए कहा। वो कोशिश तो शर्लॉक होम्स बनने की कर रहा था, लेकिन भूल गया था कि शर्लॉक चश्मा नहीं लगाता था। आरव को इस वक्त किसी डिटेक्टिव की फीलिंग आ रही थी। अगर ऐसा है तो आज तुम कैफेटेरिया में ही रहोगे और हम बाकी लोग टीचिंग ब्लॉक, हॉस्टल, पार्क और प्लेग्राउंड में तैनात रहेंगे। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हो तो ये लो तुम्हारा कम्युनिकेशन डिवाइस, इससे तुम हमें खबर कर सकते हो, मायरा ने अकड़ दिखाते हुए कहा। लेकिन मैं हॉस्टल की निगरानी क्यों नहीं कर सकता? मैंने सुना है कि वहां कुछ स्टूडेंट्स रुके हुए हैं। आप मुझे उनकी सुरक्षा क्यों नहीं करने देती? और ये कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है? मुझे तो ये किसी वॉकी टॉकी जैसा लग रहा है, और ये काम कैसे करता है? आरव ने पूछा। पहली बात, मैं इस टीम की वाइस कैप्टन हूं, तो तुम ये मुझ पर छोड़ दो कि किसको कहां तैनात करना है, और वैसे भी वहां हॉस्टल के बाहर वेदांत निगरानी कर रहा है, तो तुम वहां की चिंता मत करो और कैफेटेरिया पर ध्यान दो। दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि यह वॉकी टॉकी क्या होता है, लेकिन ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और मुसीबत आने पर तुम्हें इस बटन को दबाना है और हम सारे टीम मेंबर्स के पास तुम्हारी लोकेशन पहुंच जाएगी, समझे? लेकिन इसके साथ कोई भी मजाक मत करना, सिर्फ मुसीबत के वक्त ही इसका इस्तेमाल करना। मायरा की बातें सुनकर आरव के सिर में दर्द हो गया था। मैं पहले ही कह रहा था कि ये किसी वॉकी टॉकी की तरह है, फिर भी इसने मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, और ये मुझे वो क्यों नहीं करने देती जो मैं करना चाहता हूँ। खडूस कहीं की, वेदांत को भेज दिया, वहां कहीं लड़कियां वेदांत से न भागना शुरू कर दे, आरव ने खुद में बुदबुदाते हुए कहा। आज की रात आरव को कैफेटेरिया की निगरानी का काम दिया गया था। क्रिस्टलेवल मिडिल स्कूल का कैफेटेरिया बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, बिल्कुल किसी फुटबॉल ग्राउंड के जैसा, और वैसे भी इस स्कूल को एक एलीट स्कूल माना जाता था, तो यहाँ सब कुछ एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही था। इसलिए ये कैफेटेरिया स्टारलाइट मैजिक स्कूल के कैफेटेरिया से कहीं ज्यादा बड़ा था। वहां तो बच्चों को बैठने की जगह तक नहीं मिलती थी, और साथ में वहां के स्टाफ्स तो बाप रे बाप, और यहाँ तो बच्चे अगर चाहते तो फुटबॉल भी खेल सकते थे। लेकिन इस दुनिया के लोगों को फुटबॉल खेलना तो आता ही नहीं था, उनके तो अपने अलग ही खेल थे। क्रिस्टलेवल स्कूल के कैफेटेरिया में बहुत कम रोशनी थी, टेबल्स और चेयर्स अच्छे से जमी हुई थी। आरव दरवाजे के पास एक कोने में छुपकर बैठ गया और अपने बाकी के टीम मेंबर्स के बारे में सोच रहा था। उसे अब भी मायरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैसे अपनी मनमर्जी चला सकती है, लेकिन आरव कुछ कर भी तो नहीं सकता था। आखिर वो थी तो टीम की वाइस कैप्टन ही, और आरव पहले ही दिन अपनी टीम से निकाला नहीं जाना चाहता था। बूम बूम बूम, आरव अपने ख्यालों में गुम ही था कि वो अचानक एक जोर की आवाज से चौंक गया। आवाज बहुत ही अजीब थी और कैफेटेरिया के किचन से आ रही थी। इसके साथ ही आरव को सड़े हुए खाने की बदबू भी आ रही थी। इस आवाज को सुनकर तो यही लगता है कि यहाँ पर मैजिकल बीस्ट है, और शायद अनन्या इसी बदबू की बात कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि किसी ने खाने को पूरी तरह से सड़ा दिया है, आरव ने डरते हुए कहा।